audience, teachers from across the country. Thank you all very much for responding to the call and being with me today. I'll be very happy to have your comments. I will keep reading your comments as well, side by side. But आज के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग ऐसा तय किए हैं कि हम हिंदी में बात करेंगे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के उत्तर में है और हिंदी यहाँ की भाषा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर सुनने वाले मोतिहारी से हैं और वो हिंदी में ही सुनना चाहेंगे। हम एक विपरीत परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से निकल रहे हैं। न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और एकाएक हम सबको घर में बंद हो जाना पड़ा है। विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, और चूंकि ये एक बीमारी की स्थिति है तो पहली चिंता है कि बीमारी से कैसे निजात पाया जाए। लेकिन एक बड़ी संख्या की यह चिंता है कि पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की। देखिए, लगभग 33 करोड़ विद्यार्थी हैं, विद्यालय शिक्षा से जुड़े, उच्च शिक्षा से जुड़े। तो यह चिंता होना स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। क्या भारत तैयार था इस स्थिति के लिए? विश्व तैयार था? दूसरे देशों की क्या तैयारी थी और भारत की क्या तैयारी थी, यह हमको जानना चाहिए और हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। अगर दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना की जाए तो भारत सबसे ज्यादा तैयार था इस स्थिति के लिए। इंडिया, भारत is very well prepared to handle the present situation as far as the education is concerned. हमारी क्या तैयारी थी? देखिए, हम एक बड़ा देश है, कहने को हम एक गरीब देश भी हैं, तो हमारे पास संसाधन की कमी रही है। तो हमारी चिंता लंबे समय से यह रही है कि हम अपने बच्चों को जो दूर दराज के गांव में बैठे हैं उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाएं। तो 70 के दशक में भारत ने नासा के मदद से, इसके पहले भी कई उपयोग हुए थे और कई एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1975 1 अगस्त टू 31 जुलाई 1976। ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है जब भारत ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या सैटेलाइट के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दूर दराज के गांव में पहुंच सकते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नासा की मदद लेकर के और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग साइट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साइट एक्सपेरिमेंट। ये 6 राज्यों में 2400 गांव तक पहुंचने का पहला उदाहरण है। इस शोध में, इस एक्सपेरिमेंट में 4 क्षेत्र लिए गए थे, जिसमें से एक शिक्षा था, स्वास्थ्य दूसरा था। अब आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा होगा कि लगभग 45-50 साल पहले भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी कि हम दूर दराज के गांवों तक अपने सैटेलाइट के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। और जो 4 क्षेत्र लिए गए थे उसमें एक शिक्षा था, दूसरा स्वास्थ्य था, एग्रीकल्चर था और परिवार नियोजन था। क्या था ये कार्यक्रम? ये 6 राज्य जो थे ये अलग अलग भाषाओं के राज्य थे। उड़ीसा था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था। तो इन राज्यों की भाषाएं भी अलग थी। भारत एकता में विविधता का देश है, तो हम लोगों ने इस विषय को भी तब तय किया था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्य को कैसे हम साथ ला सकेंगे और कैसे पढ़ा पाएंगे। शिक्षा पर मैं जोर दूंगा, प्राइमरी एजुकेशन पर जोर था। सुबह में 1.5 घंटे का क्लास प्राइमरी के बच्चों के लिए होता था और ये सारा कार्यक्रम जो था ये हमारे इसरो ने बनाया था।
तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर के। छुट्टी के दिन इस समय का उपयोग शिक्षक के प्रशिक्षण में लगाया जाता था। क्यों था ये? एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और आपको आज ये जानना जरूरी है, शिक्षक प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता थी? शिक्षक तो प्रशिक्षित थे। आज की स्थिति में हम जहां पहुंच गए हैं, सडनली यकायक सारे शिक्षक कोई ना कोई पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या बना करके अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके विद्यार्थी घर पे बैठे हैं। जो कक्ष में पढ़ाते हैं वो तुरंत मीडिया से पढ़ाने लगेंगे, ऑनलाइन पढ़ाने लगेंगे, ये नहीं सही है। मीडिया पर पढ़ाना कक्ष में पढ़ाने से बिल्कुल भिन्न है। जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण है कक्ष में पढ़ाने का, ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि वो मीडिया पर भी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वैसे ही उतने ही आराम से पढ़ा लेंगे, क्योंकि वो प्रशिक्षित शिक्षक है नहीं। देखिए, जब हम लोग जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए हैं टेलीविजन पर पढ़ाते हैं, तो मेरा टीचर सामने खड़ा होता है कैमरा के पीछे, जो प्रोड्यूसर होता है, और वो बताता जाता है कि मैं क्या ठीक कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। दो विधाएं हैं, एक तो संप्रेषण कम्युनिकेशन और दूसरा कंटेंट। कंटेंट मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे होगा ये मेरा प्रोड्यूसर जानता है, जो पीछे कैमरे के खड़ा होता है, और वो मुझे लगातार बताता जाता है। तो आज की तारीख में मैं शिक्षकों से यह आग्रह करूंगा कि आप अपने से मटेरियल बनाने का प्रयास शुरू न करें। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो साइट एक्सपेरिमेंट था, यह बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और पहला उदाहरण था। इसके बाद ही आप पाएंगे कि 70 के दशक में ही हम लोग दूरस्थ शिक्षा की तरफ बढ़े, और 80 के दशक में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा का विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और 80 के दशक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन दोनों संस्थाओं को टेलीविजन का चैनल मिला, ट्रांसपोंडर मिला, जिसके माध्यम से ये संस्थाएं सीधा सैटेलाइट के माध्यम से विद्यार्थियों के घर तक पहुंच रहे थे। इनसैट 3B तब आकाश में था, और उसका एक ट्रांसपोंडर इन संस्थाओं को मिला था कि ये अपने कक्षा को दूर दराज के बच्चों तक पहुंचा सकें। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता जाऊंगा। आप कंटेंट बेस्ड कमेंट लिखें, गुड मॉर्निंग या ऐसी बातें न लिखें, ताकि मुझे आसानी हो आपके कमेंट पढ़ करके और आपको जवाब देने में। तो जब सैटेलाइट के माध्यम से पढ़ाने का अवसर मिला, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसमें अग्रणी बना, और वहां के शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया गया वो कैसे पढ़ाएं। इसी दरमियान आगे चल करके ये सोचा गया कि हम एजुकेशन के लिए एक सैटेलाइट अलग से डालें, क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं और इतने विद्यार्थियों तक पहुंचना है, तो ये श्रेय जाएगा इसरो को, दूरस्थ शिक्षा के शिक्षकों को, और तब के मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी को, जिन्होंने ये सोचा कि हम एक शिक्षक के लिए अलग से सैटेलाइट दें। और 2002 में यह सोचा गया, 2004 सितंबर में शिक्षा के लिए एक अलग से सैटेलाइट लॉन्च किया गया। जब यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ, यह सितंबर 2004 में हुआ, यह कहना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक के तौर पर हम समीक्षा करते हैं और पुरानी बातों से सीख करके आगे कई योजना बनाते हैं। तो यह बात आज सीखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जब यह सैटेलाइट लॉन्च हो चुका, तब हमारी तैयारी एकेडमिक लेवल पर कितनी थी। केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को यह प्रशिक्षण था, उसकी तैयारी थी, लेकिन जो सैटेलाइट 2004 में लॉन्च हुआ, वो लगभग 300 चैनल चलाने की क्षमता रखता था। ऐसा सोचा गया था उस वक्त कि हर राज्य के, हर जिले के, हर ब्लॉक को एक एक ट्रांसपोंडर मिलेगा, और वो अपने माध्यम से सारे संस्थाओं को जोड़ पाएंगे।
विद्यालय के संस्था, उच्च शिक्षा, शोध, इन सब को अंग्रेजी में माध्यम से, हिंदी माध्यम से, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सभी भाषाओं में हम हर सेगमेंट को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, सबके लिए अलग अलग चैनल उपलब्ध करा सकेगा। ये चैनल, ये सैटेलाइट, ये सोचा गया था। तो तकनीक के क्षेत्र आधार पर, ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वी वर रेडी, वी लॉन्च्ड अ सैटेलाइट। लेकिन इसकी समीक्षा जरूरी है। 2005 में चामराजनगर कर्नाटक में हम जाकर के ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सैटेलाइट के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। जो हमने साइट में सारा रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसको भुला दिया गया, उससे हम कुछ भी नहीं सीख पाए। और हम चामराजनगर कर्नाटक में जाकर के एक नया एक्सपेरिमेंट किए। लगभग 780 विद्यालयों में हम लोगों ने रिसीव टर्मिनल्स लगाए, रिसीव ओनली टर्मिनल्स, और इनको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्टूडियो क्रिएट किया और पढ़ाने लगे। चामराजनगर एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और इससे पता चला कि हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बहुत देर था। 2004 में हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जो 1000 करोड़ से ज्यादा की कीमत से लॉन्च हुआ था। और हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए था, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए थी, जिसके माध्यम से हम पहुंचते। ऐसा नहीं हुआ। जब चामराजनगर हो चुका और सैटेलाइट लॉन्च हो चुका था, तब तक सरकार बदल गई और नई सरकार आई, नए लोग सत्ता में आए, और वो अब ये सोचना शुरू कर दिए कि मेरे पास एक सैटेलाइट है, उसका क्या करें। चामराजनगर को भी भुला दिया गया और सीधी जिले में जाकर के हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट किए। सीधी जिला, माननीय मंत्री अर्जुन सिंह जी का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी था। वहां हर विद्यालय में हम लोगों ने एक रिसीव टर्मिनल लगाया, उसके लिए जबलपुर में एक स्टूडियो बनाया और उस स्टूडियो से पढ़ाया जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री बदलने के बाद न वो स्टूडियो काम आया, न सीधी जिला रहा, और वो सारे मशीन जो हम लोगों ने लगाए थे वो क्या हुए, कैसे काम आया, ये कोई नहीं जानता है। आप मेरे उस पूरे वक्तव्य से क्या समझ रहे हैं? दो चीजें साथ साथ जरूरी है मीडिया में और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने में। एक तो टेक्नोलॉजी का उपलब्ध होना, उसका सुचारू होना, चलना, और साथ में शिक्षक की तैयारी। शिक्षक तैयार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे चैनल का, आप क्या करेंगे इस पूरे नेटवर्क का। परंतु मैं एक लंबे कालखंड को छोड़ करके 2015 पर आता हूं। 2015 में तत्कालीन मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी का फिर ध्यान गया, क्योंकि उनकी समझ थी ये कि जो बच्चे पीछे छूट गए उनका क्या होगा। और 2015 आते आते मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का जमाना आ गया, जब सारी दुनिया, सारे अच्छे संस्थान ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे थे। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। कोर्सेरा था, एडेक्स था, ये सारी संस्थाएं भारत में आना चाहती थी और अपने कार्यक्रम हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। हमारे सुनने वाले सब भारतीय हैं, आपसे ये बात साझा करना जरूरी होगा कि हमारे पाठ्यक्रम की बड़ी उपादेयता है, बड़ी कीमत है। कभी अगर भारत विश्व गुरु रहा था तो इसलिए रहा था कि दुनिया भर हमारे वेद का ज्ञान जानना चाहती थी। अगर आज हम पिछड़ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम मैकॉले पुत्र हैं, और जो मैकॉले हमको बता गया हम वही पढ़ते हैं। इसलिए कोर्सेरा और एडेक्स पर जाकर के पढ़ना घातक होता। हम वो पढ़ते जो अमेरिका पढ़ाना चाहता था, और इस पर भी बहुत काम हुआ था। माननीय स्मृति ईरानी जी ने यह तय किया कि हम अपना मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, जो स्वयं के नाम से बनाया गया, SWAYAM, स्वयं। मैं आशा करता हूं आपके पास कोई पेन पेंसिल होगा। आप अगर स्वयं जानते हैं तो स्वयं पर जाएं और पढ़ें। SWAYAM.gov.in, इसको क्लिक करें। ये कई क्षेत्रों में बांटे हुए हैं, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग है, टेक्निकल एजुकेशन, इन सबके कोर्सेज हैं। और आप जिस क्षेत्र का कोर्स पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं।
तो स्वयं का एक प्लेटफॉर्म बना और बहुत सारे बच्चे हमारे नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए साथ साथ ये तैयारी हुई कि हम लोग टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाएं, और साथ में स्मृति ईरानी जी ने 32 टेलीविजन चैनल्स का एक बुके ऑफर किया, जिसको हम स्वयं प्रभा के नाम से जानते हैं। स्वयं प्रभा पर 4-4 चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग चलाता है, एक एनसीईआरटी चलाता है, 10 चैनल यूजीसी चलाती है, और ऐसे ही दूसरी संस्थाएं आईआईटी मद्रास चलाती है, नीटर चलाता है। तो सारी संस्थाएं मिलकर के, और स्वयं प्रभा जो दूरदर्शन का डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल्स हैं उसको चलाता है। तो 2015 में ये हमारी बड़ी तैयारी हुई। आज लगभग 900 से ज्यादा कोर्सेज हमारे स्वयं पर हैं। अगर आप स्वयं पर जाएं, और मैं आग्रह करूंगा आप सबों से, मैंने 2 बातें आपसे साझा किया है। पहली बात जो आप अब विश्वास करेंगे कि हम सब वो शिक्षक जो कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं, उनको ये प्रशिक्षण नहीं है, ये तैयारी नहीं है कि हम यकायक जाकर के टेलीविजन पर पढ़ाएं या नेट पर अपने कोर्स बना करके अपने विद्यार्थियों से पढ़ाएं। तो जब से ये कोरोना के कारण हम घरों में हैं, तो टीचर्स पर, स्कूल टीचर से लेकर के और हायर एजुकेशन के टीचर्स तक पर ये कहीं ना कहीं प्रेशर है कि आप अपने बच्चों के लिए कंटेंट बनाएं, लेक्चर रिकॉर्ड करें और उनको भेजें। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो तैयारी है, जैसे हायर एजुकेशन के लिए मैं कहूंगा कि स्वयं पर ही जाएं, स्वयं पर अपने बच्चों को लॉगिन करने कहें और उनको कहें कि वो वहां से पढ़ें। विद्यालय शिक्षा के लिए मेरे बहुत सारे साथी जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर श्री संतोष मल जी, बीके सिंह जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री रमेश रैना जी जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षकों को कहें कि वो स्वयं पर अपने बच्चों को रजिस्टर कराएं, उन कोर्सेज में रजिस्टर कराएं जो वो पढ़ना चाहते हैं, और अब अपने शिक्षकों को ये कहें कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर दें। हम लोगों ने एक काम और किया है। आज हमारे जो चैनल चल रहे थे उसको हमने लाइव कर दिया है टेलीविजन चैनल्स पर। आप एनआईओएस का वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि किस किस सर्विस प्रोवाइडर पर कौन सा चैनल है। मुझे एक याद है, टाटा स्काई 756 चैनल नंबर आप अगर ट्यून करें तो आप 1 बजे से 7 बजे तक शिक्षक लाइव होते हैं। ये शिक्षक देश के सबसे अच्छे विद्यालयों से, केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, आर्मी पब्लिक स्कूल से चुने हुए हैं, और ये अपने अपने घरों से लेक्चर दे रहे हैं। ऐसा ही हम उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं। तो तकनीक के क्षेत्र में हमारी तैयारी थी, और जैसे ही हम कोरोना के कारण बंद हुए, माननीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने प्रकाश जावड़ेकर जी से आग्रह किया कि हमारे चैनल्स को लाइव कर दीजिए, तो उन्होंने लाइव कर दिया। और ये जो मैं बता रहा हूं कि टाटा स्काई पर 756 चैनल अगर आप जाएं तो वहां पाएंगे कि 2, एक सेकेंडरी का चैनल, एक सीनियर सेकेंडरी का चैनल, एक स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल, और एक उच्च शिक्षा का चैनल, चारों है। आप जिसको देखना चाहिए उस पर क्लिक करिए और वो आपको दिखेगा। 3 क्षेत्र हैं। एक है पहला तकनीक का। मैंने जल्दी जल्दी में जो आपको इतिहास बताया है हमारे साइट के एक्सपेरिमेंट से लेकर के आज तक, उससे आपको ये भरोसा हो गया होगा कि भारत की बड़ी अच्छी तैयारी थी। देखिए, दुनिया का अकेला देश है भारत जो शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है। सैटेलाइट का बहुत खर्च होता है, लेकिन हमारी आबादी, हमारा संबल है। हम पर हेड कॉस्ट जो आता है सैटेलाइट से पढ़ाने का, वो भारत में सबसे कम आता है। 6 करोड़ आबादी का देश है इटली, 32 करोड़ आबादी का देश है अमेरिका। देखिए कोरोना में क्या हाल हो रहा है। हम 130 करोड़ का देश है, तो हम एक सैटेलाइट एफोर्ड कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि 2004 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इसका जीवन 7 साल का था। 6 साल में यह मर गया, 2010 में यह मर गया। लेकिन हम इसके पूरी क्षमताओं का 10% इस्तेमाल भी नहीं कर सके। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं?
जो दूसरा क्षेत्र है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन इन सारे रिसोर्सेज को देखेगा, संभालेगा? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पूरे विश्वविद्यालयों को देखती है और उनकी उसका एक कंटिन्यूटी है। पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। विद्यालय शिक्षा में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो एक कंटिन्यूअस संस्था है, जो देखती है कि पहले क्या काम हुआ, क्या चीजें बनी और अब क्या हम दे सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब एक बार एक अधिकारी बदलते हैं तो पुराने अधिकारी की सारी चीजें निकाल दी जाती हैं, नए अधिकारी अपने तरह से नया करने लगते हैं। तो विद्यालय शिक्षा में हर 2 साल 3 साल पर हम पुरानी बातों को भूल करके नई बात करते हैं। जो साइट में एक्सपेरिमेंट हुआ, जो साइट से हमने सीखा, जो साइट के रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उनको हम आज कभी कंसल्ट नहीं करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इनमें बहुत अच्छा काम हुआ। इनको वाइंड अप करके हम अब एक नया प्लेटफॉर्म लाए हैं, एक नया प्रोजेक्ट लाए हैं और अब उसी पर काम कर रहे हैं। एसएसए और आरएमएसए को हम भूल गए। आवश्यकता दूसरी है कि टेक्नोलॉजी का रिपोजिटरी होना चाहिए। ये संस्था होनी चाहिए जो बनाए। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल एक संस्था होती थी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ था। इसको हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ मर्ज कर दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फेस टू फेस टीचिंग की संस्था है। इसने डिस्टेंस एजुकेशन के उपादेयता समझी नहीं। और विद्यालय शिक्षा में जो दूरस्थ शिक्षा होना चाहिए, उस पर तो कोई संस्था ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। एक संस्था जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था, ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए। मुझे याद है 2006-07 में लगभग 25% उच्च शिक्षा के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करते थे। इस पूरे 25% को बढ़ा के 50 तक ले जाना था। यह पता नहीं कहां तक पहुंचा, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को हमने बंद कर दिया। तो साथियों, मित्रों, शिक्षकों, आपसे चूंकि मैं अपनी बात साझा कर रहा हूं, इसका 2 ध्येय है। पहला तो हम कहां हैं, क्या तैयारी है, और दूसरा आगे क्या होना चाहिए। भगवान न करे ऐसा हो, अगर 1 साल तक बंद रखना पड़े संस्थाओं को, तब तो दूरस्थ शिक्षा का ही सहारा होगा। और अगर वो संस्था ठीक रहती, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, और विद्यालय के लिए एक ऐसी ही संस्था होती से स्कूल एजुकेशन कमीशन, तो वो आज तैयार होती कि हम सारे विद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो कंटेंट चाहिए वो दे सकते हैं। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, लंबे समय से उसकी एक संस्था है, सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उसको एक बड़े अधिकारी, जॉइंट डायरेक्टर देखते हैं और बहुत अच्छा काम उसने पिछले 25-30 सालों में किया है। उसके पास इतना कंटेंट है कि वो पूरे के पूरे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यालय शिक्षा को आज संभाल सकता है। लेकिन ऐसी ही एक पोर्टल सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने बनाया है, जिसका नाम है दीक्षा, DIKSHA। जब अब हम कक्ष में नहीं जा पा रहे हैं, क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, तब हमारा जोर आया है कि हम दीक्षा को कैसे पॉपुलर करें। यह पहले ही होना चाहिए था और यह काम डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का होना चाहिए था, स्कूल एजुकेशन कमीशन का होना चाहिए था। आज वो जितने भी राज्यों में आप शिक्षा का बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन देश में सीबीएसई है, ये सब वैसे लोग देखते हैं जो लंबे समय से शिक्षा से नहीं जुड़े रहे हैं। तो उनको पता भी नहीं है कि दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या तैयारी है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट क्या तैयार है, जो हम शिक्षकों से, विद्यालयों से आज साझा करें ताकि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें घरों से। तो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन का, पहला है टेक्नोलॉजी का, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बहुत कमजोर रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल और स्कूल एजुकेशन कमीशन, ये दोनों बनना चाहिए। हम कैसी भी स्थिति में आज हैं, आज भी हमको ये निर्णय लेकर ये बनाना चाहिए। I am reading your comments, so if there is anything that I can answer, I'll be happy. आपके कमेंट्स इंग्लिश में आ रहे हैं। तो और तीसरा जो क्षेत्र है वो कंटेंट बनाने का। देखिए, हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स हैं,
चाहे हम विद्यालय की बात करें या हम उच्च शिक्षा की बात करें। और इन शिक्षकों का उपयोग, इस्तेमाल हमको कंटेंट बनाने के लिए करना चाहिए। जब हम लोगों ने सीधी का प्रोजेक्ट उठाया था और सीधी जिले में पढ़ाने की बात हुई थी, तो हम सीधी जिले के ही टीचर्स को लाए थे, उन्हीं से रिकॉर्ड कराया था। दिल्ली में बैठा एक शिक्षक अरुणाचल के बच्चों के लिए कंटेंट बनाएगा, पाठ्यक्रम बनाएगा, तो वो बच्चे अगर हमारी तैयारी होती और हम पूरे देश के लिए करते, तो हर राज्य के लिए हमारा कंटेंट तैयार होता और हर राज्य को आज हम पहुंचा पाते। हमारी संख्या हर राज्य में इतनी है कि हम उन बच्चों के लिए अगर ये बनाए होते तो बड़ा काम होता। तो तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ द टीचर्स। शायद पोस्ट कोरोना के बाद हमारे पूरे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अब हम पूर्णतः कक्ष पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। टीचर्स बड़े मुश्किल से अपने पढ़ाने का तरीका बदलते हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं, तो मैं ये अधिकार रखता हूं कि ये बात कह सकूं। हम जैसे पढ़ाते हैं वैसा समझते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, और उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोरोना ने यह कर दिया है कि अब हर शिक्षक कैसे ऑनलाइन जाकर के अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, उनसे संपर्क में आए, ये सीख रहा है। तो इस पूरे सीखने की प्रक्रिया को, लर्निंग को हम कोरोना के बाद भी बनाए रखें, ये आज हमको सोचना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में दो चीजें होंगी। हमारे दूर दराज गांव में बच्चे जो हैं, उनको भी उन शिक्षकों का लाभ मिल पाएगा जो शहरों में हैं, अच्छे विद्यालयों में हैं। और दूसरा, हम अच्छा कंटेंट बना पाएंगे, क्योंकि अब शिक्षकों का स्व प्रशिक्षण हो गया है कि वो कैसे कंटेंट बनाएंगे अपना, जो ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। मैं दोबारा ये बात जोड़ूंगा या दोहराऊंगा, कक्ष में पढ़ाना और टेलीविजन पर पढ़ाना या ऑनलाइन कंटेंट तैयार करना, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। इनको एक नहीं समझना चाहिए। और कई बार हम शिक्षक परेशानी में पड़ते हैं कि जब भी कोई देखता है ये कहता है ना ना ना, ये तो अच्छा नहीं बना, और अच्छा बनाइए। देखिए, जो एकेडमिक कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट नहीं है। हम एक फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते हैं हमारे लेसन को। हम जो लेसन बनाएंगे वो लेसन होगा, वो पेडागॉगिक होगा, वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के लिए होगा, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा। तो हमारे प्रोग्राम्स को, ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप अभिभावकों को, अधिकारियों को, आम जनता को ये समझाएं, ये बताएं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑलवेज एंटरटेनिंग नहीं हो सकते हैं। वो टर्स होंगे, वो डिफिकल्ट होंगे,